नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, उसके 60 नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। मतलब एकदम समराइज्ड वे में हम इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम बातें करेंगे कौन कौन से सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी में, फिर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, कौन कौन सी रेवोल्यूशंस क्रांतियाँ हुई हैं इंडियन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के बारे में जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट सेकेंडरी सेक्टर में कितना हुआ है, सनराइज सेक्टर किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बातें फ्रेंड्स पूरे इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। मैं यहाँ डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा, हम बस केवल फटाफट जो है चीज़ों को कवर करते हुए आगे निकल चलते हैं। ओके, तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर। देखिए, कुल मिलाकर के पहले 3 सेक्टर होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बाद में 2 और सेक्टर जोड़े गए, क्वाटरनरी और क्यूनरी। ठीक है, क्वाटरनरी और क्यूनरी बेसिकली जो टर्शियरी यानी तीसरा सेक्टर है उसके ही सब पार्ट हैं। हम ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे, नॉट टू वरी। पहला देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल, मिनरल्स। तो प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कह देते हैं। जैसे खेती, जमीन का यूज, नेचुरल रिसोर्स है जमीन, उसका यूज कर रहे हैं, जंगल, फॉरेस्ट्री है ना, मछलियाँ नेचुरल रिसोर्स हैं, तेल, कच्चा तेल वगैरह जो ज़मीन से निकलता है, धातु, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ज़मीन से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। किसी इकोनॉमी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी कब कहेंगे? एग्रीगेरियन इकोनॉमी का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होता है। इसे किसी भी इकोनॉमी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी हम तब कहेंगे जब कम से कम जो पूरे देश की इनकम है, जो पूरे देश का नेशनल रेवेन्यू है, नेशनल जीडीपी है, नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड है, लाइवलीहुड है, उसका कम से कम 50% अगर एग्रीकल्चर से कमाई होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाई होती है, तो उसे ही फ्रेंड्स एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी इकोनॉमी को आप एग्रीगेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कब कहेंगे? जब कम से कम 50% कमाई एग्रीकल्चर से हो। सिंपल शब्दों में यही है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग वगैरह आता है, आते बहुत सारे हैं, फ्यूल, मिनरल, ये सारी चीज़ें भी, मेटल्स, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर इसे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी हमारे देश में जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से जो भी मटेरियल निकला है उसको प्रोसेस करने के लिए जिस सेक्टर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसे ही हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और किसी इंडस्ट्री को किसी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब कहेंगे? जब कम से कम जो 50% पूरे देश का जो जीडीपी है, नेशनल जीडीपी है, उसका कम से कम 50% सेकेंडरी सेक्टर से अगर आ रहा है तो उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जा सकता है। और विदेशों में काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जहाँ पर ऐसा है, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, यानी वहाँ पर कमाई का, जीडीपी का, कमाई का, एम्प्लॉयमेंट का कम से कम 50% सेकेंडरी सेक्टर से ही आता है। तीसरा सेक्टर आता है टर्शियरी सेक्टर, इसे फ्रेंड्स सर्विस सेक्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस सेक्टर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं फ्रेंड्स? सर्विस से रिलेटेड होती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग वगैरह हो गई। और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? किसी इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड कब कह देंगे? जब पूरे देश की जितनी भी जीडीपी है, जितना भी इनकम है, लाइवलीहुड है, उसका कम से कम 50% कहाँ से आ रहा हो? सर्विस सेक्टर से जनरेट हो रहा, सर्विस सेक्टर से आ रहा हो, तो उसे फ्रेंड्स हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा टर्शियरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर ध्यान रखेंगे, क्यूनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर फ्रेंड्स इसी के सब सेक्टर हैं, टर्शियरी सेक्टर के ही सब सेक्टर होते हैं ये दोनों। ठीक है, पहले 3 ही हुआ करते थे, बाद में 5 किया इन्होंने। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो टर्शियरी सेक्टर है उसी से क्वाटरनरी और क्यूनरी यानी चौथा और 5वां भी सेक्टर इन्होंने उसी में से ही निकाला हुआ है। क्वाटरनरी सेक्टर को फ्रेंड्स जो है नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वाटरनरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर। ठीक है, इसे नॉलेज सेक्टर के नाम से जानते हैं। द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाटरनरी सेक्टर। देश में कितनी बौद्धिक संपदा है, लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, उसके बारे में जानकारी हमको
क्वाटरनरी सेक्टर से ही मिलती है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स एम्प्लॉय जो कि ऑफिस बिल्डिंग में काम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में, हॉस्पिटल्स में, एक्सेट्रा में। बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है। क्वाटरनरी सेक्टर किसकी बात करता है? ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर हम बेसिकली बातें कर रहे होते हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा क्यूनरी सेक्टर यानी पांचवा सेक्टर। तो क्यूनरी सेक्टर क्या होता है? द ब्रेन ऑफ इकोनॉमी, ब्रेन बिहाइंड इकोनॉमी कह सकते हैं। तो होता क्या है? क्यूनरी सेक्टर, पांचवा सेक्टर जो है, इट इंक्लूड हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स। जो हमारे देश में बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे कंपनियों में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से मिलकर के क्यूनरी सेक्टर बनता है फ्रेंड्स। ओके, तो देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो कि इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत कम लोग ही इस सेक्टर में होंगे क्योंकि वो मेन लोग होते हैं, तगड़े डिसीजन उनके एंड पर लिए जाते हैं। तो इन्हें ही कहा जाता है, इन्हें मतलब ये एक तो कम लोग होते हैं जो इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ब्रेन बोला जाता है। ब्रेन बिहाइंड इकोनॉमी की सोशल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दे आर ब्रेन। इकोनॉमी की सोशल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पीछे कौन लोग हैं? मेन ब्रेन किसका है? तो फ्रेंड्स ब्रेन होता है क्यूनरी सेक्टर के लोगों का। इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं? सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव, कंपनियों के एमडी सीईओज वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हाई रैंक पर बैठे हुए हैं, रिसर्च करने वाले हमारे साइंटिस्ट वगैरह भी सब क्यूनरी सेक्टर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रेंड्स 5 सेक्टर। 3 सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और बाद में टर्शियरी सेक्टर के ही 2 सब सेक्टर बनाए गए जिन्हें क्वाटरनरी और क्यूनरी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट रिवोल्यूशन प्राइमरी सेक्टर में, यानी प्राइमरी सेक्टर वही अपना एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, जितना भी फिशरीज वगैरह इन सब से रिलेटेड जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। क्यों क्रांति करनी पड़ी? क्योंकि हमारी जनता बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास में खाने पीने के जो है परेशानियाँ होती थी। तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिवोल्यूशन लानी पड़ी, क्रांतियाँ लानी पड़ी हैं। ठीक है, टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स बाई एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर के फूड की से रिलेटेड फूड्स वगैरह की ज़रूरतें बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत सारी क्रांतियाँ लेकर के आए ताकि जो है कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, बहुत सारी मतलब जो है क्रांतियाँ हुई हैं, कुछ की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, फटाफट से देखेंगे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रेंड्स जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हरित क्रांति हम में से सबको पता होगा, हरित क्रांति आई थी जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन खास करके पंजाब और हरियाणा में बहुत बढ़ा था, वैसे पूरे देश में बढ़ा था। इसके फादर जो है MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। टाइम पीरियड में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि याद रख पाना संभव नहीं है। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये सर दूध से रिलेटेड है। दूध भी सफ़ेद होता है और इसके जो फाउंडर हैं, फादर हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। यही अमूल के फाउंडर भी हैं। अमूल कंपनी जो दूध पीते हैं आप उसका, अमूल का, अगर तो वर्गीस कुरियन की ही कंपनी है। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन, येलो मतलब पीला होता है, सरसों पीली होती है, तो ऑयल सीड के रेवोल्यूशन के लिए आया था। सैम पिट्रोदा जो है इसके फादर थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो येलो पूछा क्या जाएगा, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखें कि तेल निकालने, जिन चीज़ों से तेल निकले उनके बीज को मॉडिफाई करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए लाया गया था। ब्लू मतलब फिश, मछली वाला है ना, पानी नीला होता है, तो फिश और एक्वा से रिलेटेड है। डॉक्टर अरुण कृष्णन इसके फादर माने जाते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन फल, शहद और हॉर्टिकल्चर, बागवानी से रिलेटेड है। डॉक्टर मिस्टर निरपाख टूटेस जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, कोकोनट से बनता है गोल्डन फाइबर, जूट से। सिल्वर रिवोल्यूशन, चांदी के कलर में अंडे, इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो थी हमारे यहाँ। सिल्वर फाइबर, देखिए गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं और सिल्वर फाइबर किसे कहते हैं? कॉटन, रुई, किसको बोलते हैं? कॉटन या रुई को। पिंक किससे रिलेटेड है? फार्मास्यूटिकल से, प्रॉन और ओनियन से, प्याज वगैरह से। डॉक्टर दुर्गेश पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है। ब्राउन मतलब भूरा, लेदर भूरी, कोकोआ कॉफ़ी बनती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी, मिस्टर हीरालाल चौधरी, तो ये सभी ब्राउन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं या इन्हीं की अध्यक्षता में ये सब हुआ था। रेड रेवोल्यूशन, लाल कलर टमाटर का और मीट का, डॉक्टर मिस्टर विशाल तिवारी। ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे मतलब भूरा, फर्टिलाइजर, उर्वरक, फर्टिलाइजर से रिलेटेड ग्रे। एवरग्रीन या ग्रीन रेवोल्यूशन वही है MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। ब्लैक मतलब काला हो गया, काला रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम जब कच्चा निकाला जाता है तेल धरती के अंदर से तो वो काले कलर का ही होता है, इसीलिए उसे ब्लैक रेवोल्यूशन कहा गया। राउंड
गोल गोल प्याज, सॉरी टमाटर प्याज सब होते हैं, लेकिन याद रखिए पोटैटो आलू से रिलेटेड है। तो राउंड रेवोल्यूशन आलू से रिलेटेड है। प्रोटीन रेवोल्यूशन ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा कॉइन किया गया है। एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स काफ़ी सारे रेवोल्यूशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए जीडीपी कंट्रीब्यूशन, तो 1990 तक आते आते पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट होता था, वो ख़त्म हो गया और अब सर्विस सेक्टर जो है सुपरमेंसी में आ गया। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर जो है नेशनल जीडीपी का आधे से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अब 18% रह गया है जीडीपी का। जीडीपी अगर हमारी 100 है तो उसमें 18 जो है एग्रीकल्चर का है, 55% जो है सर्विस सेक्टर का योगदान है और 27% का योगदान देता है सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ठीक है, और उसमें भी जो है जो सेकेंडरी सेक्टर उसमें 27% है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सर्विस सेक्टर सॉरी सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टोटल 27% के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 14% उसमें से मैन्युफैक्चरिंग से आता है, 14% मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एग्रीकल्चर 18% हो गया और सर्विसेज से 55% आने लगा। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा 27% का योगदान है। इसी 27 मतलब ये 27 में से 14% केवल जो है अकेले मैन्युफैक्चरिंग देता है और बाकी 13% में बाकी सारे के सारे आ जाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी हैं। ठीक है मैम, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और इन सब के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेंड जो है एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री के बारे में। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर इन इंडिया, सबसे ज़रूरी रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतों को, हमारी भूख को मिटाने में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इट इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट सेक्टर बट आल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर, ये सब लार्जेस्ट नहीं है बल्कि बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी है। दिस इज़ द मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसमें अनऑर्गेनाइज लेबर जितने भी हैं उनका 90% लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है सर? सबसे ज़्यादा रोजगार एग्रीकल्चर में ही मिलता है। किस में मिलता है? एग्रीकल्चर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 90% लोगों को ये नौकरी देता है। डिस्पाइट जितने भी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, चेंजेस हैं, वो जो कुछ भी हैं, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है। क्यों? ऑफर करता है आपको एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये जीविका प्रोवाइड करता है बहुत बड़े पॉपुलेशन के दायरे को, मतलब 55% से ऊपर लोगों को ये नौकरियां देता है, उनको जीविका देता है, उनको रोजगार के अवसर देता है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर द्वारा रिलीज की गई, उसकी कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ ठीक है, 54.6% जितनी टोटल वर्कफोर्स है इंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब जितनी टोटल वर्कफोर्स है 100 लोग अगर काम कर रहे हैं पूरे देश में तो उसमें से 54.6 लोग केवल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या उससे जुड़ी हुई सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज मतलब उससे जुड़ी हुई सर्विसेज में काम करें, ऐसा जनगणना 2011 का कहना है। ठीक है, उसी तरीके से पूरे देश का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें एग्रीकल्चर का योगदान केवल 17.8% का ही है, 17.8% का है। ठीक है, तो मतलब कमाई में अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 17.8 रुपये ही हम कहाँ से पा रहे हैं? एग्रीकल्चर से। लेकिन अगर 100 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसमें से जो है 54.6 लोगों को एग्रीकल्चर में नौकरी है। तो नौकरी ज़्यादा है, कमाई कम है, बेसिकली इस सेक्टर की ये खासियत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना लाई गई थी ताकि जो है अगर फसल खराब हो जाए तो किसानों को नुकसान ना हो 2016 में। फिर एनुअल नेशनल इनकम का एक स्टेटमेंट आता है जो कि रिलीज किया था किसके द्वारा? CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। उसके हिसाब से वही जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें 17.8 का योगदान है। ठीक, ये कोई नई चीज़ नहीं, हम पहले भी 17.8% पढ़ चुके हैं। नई चीज़ ये है कि जो एनुअल नेशनल इनकम का स्टेटमेंट है या रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है? वो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीकल्चर तो है ही, इंडस्ट्रियल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे देश की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए डिमांड पैदा करता है। अगर आपको बहुत सारी चिप्स बनानी है तो बहुत सारी आलू चाहिए, तो बहुत सारी आलू कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर से आएगी। तो ये एक तरीके का रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रिपल इफेक्ट मतलब एक घटना दूसरी घटना को जो है जन्म देती है, तो रिपल इफेक्ट उसे ही कहते हैं। एक जैसे आप जो है 5 लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे, एक आदमी गिरा,
उसकी वजह से दूसरा आदमी खिंच गया, तीसरा उसकी वजह से खिंच गया और सब गिरते चले गए। तो रिपल इफेक्ट जैसी स्थिति बन गई है। हमारी इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसको 4 सब सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्टर है माइनिंग और क्वेरीइंग का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का है, तीसरा पावर गैस वाटर सप्लाई और अदर का है, और चौथा जो है कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। माइनिंग और क्वेरीइंग 3%, मैन्युफैक्चरिंग का रोल 18% का है, पावर गैस वाटर सप्लाई इन सब का 2% है, और कंस्ट्रक्शन का 8% का योगदान रहने वाला है। ठीक है, 8% 3% किस चीज़ का है? तो सर ये 18% है जितना भी ग्रास वैल्यू एडेड है उसमें। पूरे देश का ग्रास वैल्यू एडेड अगर 100 है तो 18% उसमें से मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, ये बात कही गई है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर रफली 18% ऑफ टोटल ग्रास वैल्यू एडेड, व्हाइल कंस्ट्रक्शन अकाउंट फॉर अराउंड 8% ऑफ ग्रास वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वही पूरा मैंने उठा करके लिख दिया है, जितना भी ग्रास वैल्यू एडेड है उसका ये इतना योगदान है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री का जो शेयर है जीबीए का, वो पहले 17% होता था, अब बढ़ करके 29% हो गया। यानी इंडस्ट्री अब 29% के लिए अकाउंटेबल है। एग्रीकल्चर कितने के लिए है? हार्डली 18% के लिए है। इंडस्ट्री 29 के लिए है, और सर्विस सेक्टर लगभग 55% का टेक ओवर किए हुए, जितना भी टोटल हमारी कमाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट को 4 फेजेज में बांटा गया है। कौन कौन से फेज हैं? फेज 1 2 3 4। पहला फेज आता है 1951, देश आज़ाद हुआ उससे 15 साल तक, 1965 तक, इसे इंडस्ट्रियल फाउंडेशन का पीरियड कहा गया। इंडस्ट्री लगाई गई। फेज 2 आया 1965 से लेकर के 1980 तक, 15 साल और बीते। यहाँ इंडस्ट्रियाँ गिरती गई, खराब होती गई, हम संभाल नहीं पाए। फिर तीसरा फेज आया 1980 से 1991 तक, 11 वर्षों के लिए। इसमें क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिकवरी होनी शुरू हुई, और फिर 1991 से ऑनवर्ड जब हमारा लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ, पूरी दुनिया के लिए हमने इकोनॉमी खोली, तो उसे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहा गया। ठीक है, अब 2 रिपोर्टें हैं जो रिलीज की जाती हैं, किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। एनएसओ के द्वारा 2 रिपोर्टें हैं। पहला एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, और दूसरा है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ये 2 रिपोर्टें हैं जो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की जाती हैं। कौन क्या देखता है, दोनों रिपोर्टों में क्या होता है बताते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की स्थिति क्या है उसका इंडेक्स होता है, मेजर करता है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन ईयर। किसी गिवन ईयर में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। पहले अगर बेस ईयर माना जाता है, इसमें बेस ईयर मान लीजिए 2010 और 11 में हम 100 कार बनाते थे, तो 2021 में कितनी कार बनाई? 121 बनाई, 115 बनाई, 118 बनाई, या सिर्फ 96 बनाई? तो वो चीज़ हमें बताता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। बेस ईयर कितना है? 2010 और 11, किसका? आईआईपी का। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ये कौन रिलीज करता है? एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक उसी तरीके से एक इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज होता है आईसीआई, ठीक है, ये भी उसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमारे देश में कुल 8 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्री माना गया है, टोटल 8 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्री माना गया है। उन्हीं के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज मेजर करता है कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन कितना है एक इंडस्ट्री का, सबका मिलाकर के कितना है इन 8 इंडस्ट्री का, उसके बारे में डिस्कस करता है कौन? आईसीआई। 8 सेक्टर कौन से हैं? नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फर्टिलाइजर। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स ये 8 हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 8 हैं। अब आ जाती हैं सर्विसेज में। तो सर्विस सेक्टर प्रोड्यूस करता है इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स फॉर द बिजनेस एज वेल एज कंज्यूमर। तो इसमें सर्विस है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, यहाँ पर इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते, चाहे वो बिजनेस को देते हों चाहे कंज्यूमर को देते हों। एग्जाम्पल में आपका बिजनेस हो गया, रिपेयर हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रेलवे, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ें। जैसे मैं आपको क्या प्रोवाइड करता हूँ? सर्विस प्रोवाइड करता हूँ सर। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं देता। मैं आपको किताब अगर दूँ, किताब बेचूँ, तो आपके हाथ में किताब आएगी, वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको बेसिकली क्या दे रहा हूँ? जो मेरे पास नॉलेज है उसी को मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। आप एक वीडियो देख लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ सर्विस इंडस्ट्री होती है। ओके, उसके बाद में अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर का योगदान 53% का है 2021-22 में। पहले ये 33% हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो उतनी जॉब नहीं क्रिएट करता जितना ये जीबीए में योगदान करता है। यानी जितना हम कमाते हैं उतने लोगों को नौकरियां नहीं देते। जीबीए में इसका योगदान कितना है? देखिए 53%, यानी 100 रुपये में से 53 रुपये हम जो है कमा ले रहे हैं। कहाँ से? सर्विस सेक्टर से। लेकिन 100 लोगों में से
नौकरियां कितनों को देता है, हार्डली जो है 20 लोगों को नौकरी देता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, नौकरी कम देता है सर्विस सेक्टर, लेकिन कमाई ज़्यादा देता है, जबकि इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। दिस कंट्रास्ट विद द इंटरनेशनली ऐसा नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर अलग कहानी, वहाँ पर नौकरी भी देता है और प्लस कमाई भी देता है, हमारे यहाँ उल्टा है। ठीक है, एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से इंडिया जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 5वां लार्जेस्ट रिसिपिएंट था। कब? 2020 में। 2020 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया था उसमें हमारी 5वीं रैंक थी। कब? 2000 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। ठीक है, किसने रिलीज की ये रिपोर्ट? सवाल जो आपसे पूछा सकता है, ये जरूरी नहीं कि 2000 ये आपसे पूछ ले 2020 में हमारी रैंक क्या थी, मे भी ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो उसका आंसर होगा CTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, इंडिया हैज मेड अ ग्लोबल इम्पैक्ट बाई बीइंग अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज। तो इंडिया जो है ग्लोबल इम्पैक्ट किया है क्योंकि ये अमंग है टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज में से। ठीक है, तो हम सर्विस एक्सपोर्टर में टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, उसमें भी खास करके सॉफ्टवेयर में हमारा डोमिनेंस ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर 100 रुपये की सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से 40 रुपये की सर्विस केवल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक्सपोर्ट होती है, बाकी में 60 रुपये में सब कुछ होता है, लेकिन 40% केवल हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर क्या होता है देखते हैं। सनराइज सेक्टर वह सेक्टर होता है जो अभी एकदम इन्फेंसी है, बिगनिंग में है, एकदम नवजात शिशु जैसा है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रोथ करने का, तो उसे फ्रेंड जो है सनराइज सेक्टर कहा जाता है। सनराइज सेक्टर वह सेक्टर है जो अभी एकदम नवजात शिशु जैसा है, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा उससे रखी जाती है कि बहुत आगे जाएगा। जैसे ग्रीन एनर्जी, फिनटेक में भी खास करके पेटीएम, फ़ोनपे, पॉलिसी बाजार वगैरह। क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ोनपे कैसी कंपनी है, तो ध्यान रखेंगे फिनटेक जैसा, फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ करके फ़ोनपे बनता है। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी हो गई, फिनटेक कंपनियां हो गई, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपके सनराइज सेक्टर का पार्ट है। उगता हुआ सूरज फ्रेंड, सनराइज सेक्टर मतलब उगता हुआ सूरज। ठीक है, तो ऐसा सेक्टर जहां पर सूर्य उग रहा हो, जो आगे बढ़ेगा कहने का मतलब। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस समझना है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन इन विच जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज आर गारंटीड वर्क। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रेंड्स वो सेक्टर होता है जहां जॉब के टर्म फिक्स रहते हैं, नौकरियां रेगुलर रहती हैं और एम्प्लॉय को वर्क मिलता है, गारंटीड रहता है। ऐसा नहीं कि आज काम कर रहे हो कल बैंक में कह दिया जाए कि हमारे पास काम नहीं, मत आना, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इंटरप्राइजेज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई रजिस्टर्ड यूनिट जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस वाले स्टोर, क्लिनिक, ऑफिस, ये सभी के सभी फ्रेंड जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। फिर आ जाता है फ्रेंड जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन इन व्हिच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड एंड रेगुलर। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के टर्म डिफाइंड नहीं है, रेगुलर भी नहीं है कि नहीं नौकरी चलती रहेगी, नहीं। एंड इंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और जो इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं, नौकरी फिक्स नहीं है और आपको गवर्नमेंट के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हमारे लेबर वगैरह आते हैं, घर बनाने में काम आते हैं, फैक्ट्री बनाने में काम आते हैं, वो लोग हो गए। घर में जो वर्कर्स आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स है ना, घरेलू नौकरानी वगैरह, नौकर वगैरह, स्ट्रीट वर्कर, ठीक, ये सभी के सभी, या कोई छोटी मोटी दुकान है जो कि सरकार से अटैच नहीं है, ये सभी फ्रेंड जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने समझ लिया, अब एक डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस का। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या खासियत होती है, एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स होते हैं और रेगुलर होते हैं, और यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद में गवर्न कैसे होते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे एक्ट होते हैं, इसमें कोई एक्ट लागू नहीं होता। अनऑर्गेनाइज में कोई एक्ट नहीं है, इसमें पीएफ एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट रूल में अगर देखें तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी बैंक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये सारे स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। ठीक है, रेन्यूमरेशन अगर हम देखें
ठीक है। रेनुमरेशन तो यहाँ हर महीने सैलरी मिलती है, यहाँ डेली मजदूर होते हैं, डेली बेसिस मजदूर लाए जाते हैं ना, कि ले आओ जो है घर साफ़ करवा लेते हैं आज, कल छोड़ देंगे, तो ये डेली वेजेज वाले होते हैं। और ये रेगुलर सैलरी वाले हम लोग जैसे बैंक में काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी, हाँ यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज में कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है बिना किसी कारण बताए हुए। वर्किंग आवर्स इसमें फिक्स रहते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे काम करना है। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, जब तक मन करे तब तक आपको वो रगड़ता रहेगा सामने वाला, ठीक है। सैलरी ऑफ वर्कर्स की अगर देखें तो जैसा गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, 7th पे कमीशन, बाइपार्टेट सेटलमेंट, जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सैलरी फिक्स नहीं होती, जो गवर्नमेंट कहेगी उससे कम ही मिलता है आपको। क्या पीएफ वगैरह दिया जाता है? तो हाँ, यहाँ पीएफ दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी बढ़ती है तो हाँ कभी कभार बढ़ती है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब बहुत महंगाई बढ़ जाएगी तो पहले लेबर 500 पाते थे, अब 700 पाने लगे, ये वाली स्थिति होती है। बेनिफिट्स मिलते हैं तो यस, एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, लीव फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, अगर छुट्टी ले ली तो पैसा कट गया आपका, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, कंपनियाँ हो गई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह हो गए, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर शॉप कीपर्स जो हो गए, दुकानदार हो गए, जो किसान वगैरह काम में लगे होते हैं, और डोमेस्टिक वर्कर जो घर में आकर के नौकर चाकर वगैरह काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, तो ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको फ्रेंड्स पसंद आया होगा। एक बार मैं देख लूँ, हाँ ठीक, इसी पर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।